कांतार गेट के पीछे से आने वाली आवाजों से विहान घबरा गया था। विहान ने डर के साथ धर्म की तरफ देखा, लेकिन धर्म तो वहां था ही। घबरा कर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। विहान ने पीछे मुड़कर देखा, धर्म अपनी टेबल के दराज से कुछ पाउडर निकाल रहा था। उसने उन पाउडर्स को निकालकर उसे मिक्स कर दिया। अब एक रंगीन पाउडर बन चुका था। धर्म उस रंगीन पाउडर को लेकर कांतार गेट के पास आया और कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए वो पाउडर दरवाजे पर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स में अंदर से आने वाली आवाजें बंद हो गई। ये सब देखकर विहान हैरान रह गया था। धर्म मुस्कुराते हुए वापस विहान के पास आया। विहान ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या था? ये कैसी आवाज थी और क्या है इस कांतार गेट के पीछे? धर्म ने अपनी गहरी आंखों से विहान को देखा और कहा, कितने सवाल करते हो तुम। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि दरवाजे के उस पार अनंतयामी के औषधि के कुछ फार्मूले और कुछ जादुई चीजें हैं। शायद एक दिन तुम्हें देखने को मिले, लेकिन अभी नहीं। विहान उस कांतार गेट के रहस्य को और समझना चाहता था, लेकिन धर्म ने घड़ी देखी और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट में मिसेज ओबराय बैठती हैं, उनसे 20 रुपए का एडवांस वेतन ले लेना। विहान अवाक रह गया। इतना भी जरूरी नहीं है। धर्म ने नरमी से जवाब दिया, जरूरी है विहान। मैंने तुम्हारा कमरा देखा है। अब तुम अपने लिए एक अच्छा घर ले सकते हो। अब तुमने हमें ज्वाइन कर लिया है तो तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत पड़ेगी, और हाँ, अब तुम्हें अच्छे कपड़े भी लेने होंगे। विहान की शर्ट और पैंट की सस्ती सिलाई धर्म के महंगे कोट के सामने फीकी लग रही थी। धर्म को लगा कि शायद ये बात विहान को बुरी न लगे, इसलिए उसने अपनी बातों को संभालते हुए कहा, ये कपड़े खराब नहीं है, लेकिन अब तुम नई शुरुआत कर रहे हो, इसलिए कम से कम एक छड़ी तो ले ही लो। अच्छे दिखोगे छड़ी के साथ। विहान को इस उदारता की उम्मीद नहीं थी। धर्म ने अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हुए कहा, चलो मैं रोशनी को बोल देता हूं कि तुम्हें सबसे मिलवा दे। धर्म विहान के साथ रिसेप्शन एरिया में आ गया। वहां रोशनी हमेशा की तरह अपने डेस्क पर सो रही थी। धर्म ने लंबी सांस ली और मेज पर अपनी उंगली से थपथपाते हुए कहा, उम्मीद है हमने तुम्हारी नींद खराब नहीं की। रोशनी झटके से जागी। विहान हंस पड़ा। रोशनी ने विहान को घूर कर देखा। धर्म ने विहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोशनी, विहान को मिसेज ओबराय के पास ले जाओ, फिर इन्हें बीनू काका से मिलवा देना। विहान चौंक गया। बीनू काका? धर्म ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो एक रिटायर्ड क्लर्क हैं, लेकिन उनके पास मैजिकल ट्रिक्स की भरमार है। लाइब्रेरी से लेकर औषधि तक वही संभालते हैं। वो तुम्हें वहां रखी हुई कुछ पुरानी किताबें, जादुई चीजें और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को देंगे। उम्मीद है तुम्हें मजा आएगा। धर्म ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और विहान को देते हुए कहा, जब बीनू काका से मिलो तो उन्हें ये देना। तुम्हें शूटिंग रेंज की परमिशन चाहिए होगी, विकास की रिवॉल्वर चलाने के लिए। विहान ने चौंकते हुए पूछा, मुझे रिवॉल्वर चलानी है? धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए ना, खतरा पूछकर नहीं आता। विहान एक पल के लिए घबरा गया। धर्म ने पीछे देखकर इशारा किया, यहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रोशनी तो जा भी चुकी। विहान ने रोशनी की ओर देखा। वो आगे बढ़ चुकी थी। विहान तेजी से उसके पीछे भागा। रोशनी ने उसकी ओर देखे बिना बोलना शुरू कर दिया, मिसेज ओबराय बहुत प्यारी लेडी हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। विहान के पास जवाब देने का मौका ही नहीं था। रोशनी ने दरवाजा खोला और बड़े ही जोश में कहा, हाय मिसेज ओबराय, ये है मिस्टर विहान दीक्षित। विहान ने देखा कि मिसेज ओबराय कोई 30-32 साल की होंगी। उनकी आंखों में एक चमक थी। मिसेज ओबराय ने विहान का अभिवादन करते हुए बिना कुछ कहे उसकी ओर एक स्लिप बढ़ा दी और कहा, इस पर साइन कर दो। विहान ने चुपचाप साइन किए। मिसेज ओबराय उस स्लिप को लेकर कमरे के दूसरे छोर पर रखी एक बड़ी तिजोरी की ओर चली गई। उस तिजोरी में से मिसेज ओबराय ने कुछ नोट और सिक्के निकाले और तिजोरी को बंद कर दिया। उसने वो सारा पैसा एक लिफाफे में रखा और उसे विहान को देते हुए नरम आवाज में कहा, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। अगर कभी बात करने का मन हो तो मैं यहीं हूं।
जवाब में विहान ने एक औपचारिकता भरी स्माइल दी और पैसों से भरा वो लिफाफा लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया। विहान जैसे ही बाहर निकला, उसने लिफाफे में हाथ डाला। नोटों की मोटाई उसे भारी महसूस हो रही थी। जिंदगी में पहली बार इतना पैसा उसके हाथ में था। 2025 का विहान शुक्ला, जो महीने में 15,000 कमाता था, उसके लिए ये 20 रुपए बस एक कप चाय की कीमत थी। लेकिन 1925 के विहान दीक्षित के लिए ये उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। विहान ये खुशी महसूस कर ही रहा था कि सामने से रोशनी की आवाज आई, जो दीवार से टिक लगाए खड़ी थी। अब पैसे ही देखते रहोगे या चलोगे भी? जल्दी चलो, तुम्हें बीनू काका से मिलवाती हूं। विहान हल्का सा झेंप गया। उसने वो लिफाफा जेब में रखा और फिर दोनों नीचे उतरने लगे। एक कमरे के बाहर पहुंचकर रोशनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से एक बूढ़ी थकी हुई आवाज आई, आ जाओ। विहान ने दरवाजा खोला। भीतर एक लंबा संकराक कमरा था। दीवारों पर अजीब अजीब बोतलें, जार और जड़ी बूटियां रखी थी। एक स्टोव पर कुछ उबल रहा था। एक मेज के पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफेद बाल, गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा और लाल आंखों वाले बीनू काका। तुम ही हो विहान दीक्षित, कॉफी पियोगे? बिना विहान के जवाब का इंतजार किए बीनू काका स्टोव की ओर बढ़ गए। मैं खुद कॉफी नहीं पीता। अगर पी ली तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो मुझे वो आवाजें सुनाई देती है जो असल में होती ही नहीं। समझ रहे हो ना बच्चा? बच्चा? विहान इस पर क्या बोले, समझ नहीं पाया। बीनू काका ने कॉफी का एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और खुद गर्म पानी का एक कप लेकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। गर्म पानी की एक चुस्की लेते हुए बीनू काका ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वाह, गर्म पानी की बात ही अलग है। विहान मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ सब अजीब कैरेक्टर से भरे पड़े हैं। बीनू काका ने अपना कप टेबल पर रखते हुए कहा, अरे हाँ, कैप्टन ने बताया था कि तुम इतिहासकार हो। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी इस कॉफी के मजे लो। विहान ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो कॉफी पीने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद विहान को याद आया कि धर्म ने उसे एक पर्ची दी थी। उसने वो पर्ची बीनू काका को पकड़ाते हुए कहा, ये कैप्टन ने दी है। बीनू काका ने कांपते हाथों से पर्ची ली और आंखों के पास ले जाकर पढ़ने लगा। फिर उन्होंने संदेह से विहान को देखते हुए पूछा, तुम्हें गोलियां चाहिए? ये कैप्टन बिना? बीनू काका के रिएक्शन से विहान थोड़ा झेंप सा गया। बीनू काका कमरे के कोने की ओर बढ़ गए, जहां एक और लोहे का भारी दरवाजा था, जिसे विहान ने अब तक नहीं देखा था। कुछ देर बाद बीनू काका जब बाहर आए, उनके दोनों हाथों में गोलियां भरी हुई थी। साथ में रिवॉल्वर रखने के लिए एक होल्स्टर भी था और एक बैज भी। बीनू काका ने होल्स्टर और बैज विहान की ओर सरकाते हुए कहा, ये है होल्स्टर। इसे लगाए रखोगे तो जरूरत पड़ने पर रिवॉल्वर निकालना आसान रहेगा। और ये बैज बनारस पुलिस से मान्यता प्राप्त है, उनके सहयोगी के रूप में। कहीं भी दिखाओगे तो धौंस जम जाएगी। विहान ने उस बैज को जेब में रख लिया और उस होल्स्टर को ध्यान से देखा, जिसे रिवॉल्वर रखने के लिए पहना जाता है। उसने इसे अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। फिर बीनू काका ने एक डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, इसमें 30 गोलियां हैं तुम्हारे अभ्यास के लिए, और 10 गोलियां शैतानी ताकतों और बुरी शक्तियों को हैंडल करने के लिए। विहान का गला सूख गया। उसने मन ही मन सोचा, तो उन बुरी शक्तियों के लिए अलग गोलियां होती है। फिर विहान बीनू काका से अलविदा लेकर वहां से बाहर आ गया। इधर धर्म कुछ सोचते हुए जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा, सामने देख उसकी आंखें एक पल के लिए चमक गई। स्पेशलिस्ट माया उसकी चेयर पर बैठी थी। धर्म ने उसे देखते हुए हैरानी से कहा, माया, तुम यहां? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुमसे मिलने का मन हुआ और आ गई। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आओ और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन तुम बिना काम के आती नहीं हो ना? माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना। सच कहा तुमने, आज भी मैं कुछ जानने के लिए आई हूं। धर्म ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या जानने के लिए?
माया ने अचानक से थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैं ये जानने के लिए आई हूं कि क्या तुमने उस लड़के विहान को अनंतयामी बनाया? धर्म ने माया के सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए कहा, अभी उसे अपने संगठन में शामिल किया है, जल्दी अनंतयामी बनने का ऑफर भी दे दूंगा। माया ने हड़बड़ाहट दिखाते हुए कहा, तुम्हें यह जल्दी करना होगा, तुम्हें पता है कि अगर मंदार आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। धर्म ने अपनी पाइप सुलगाते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ अनंतयामी बनने से कुछ नहीं होगा। विहान को उस कालवेद और मंदार को नष्ट करने के लिए सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 0 तक पहुंचना होगा, और तुम खुद जानती हो एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। फिर भी सीक्वेंस 0 पहुंचना लगभग नामुमकिन सा ही होता है। माया कुछ देर चुप रही और फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है विहान ये सब कर पाएगा? धर्म ने माया की बात काटते हुए कहा, विहान को मजबूत बनना होगा। अभी ना उसकी शारीरिक शक्ति और ना उसकी मानसिक शक्ति ऐसी है कि वो मंदार के सामने टिक भी पाए। उसे ट्रेन करना होगा ताकि वो आने वाले खतरे से बच सके, और सिर्फ बचे नहीं बल्कि उसका सामना भी करे। उसे किताबों और शस्त्र के साथ साथ जादू की दुनिया में भी उतरना पड़ेगा। माया ने अचानक पूछ लिया, क्या तुमने विहान को बताया कि उसे ही क्यों चुना है? धर्म ने पाइप का एक कश लेते हुए कहा, उसे जितना बताना था उतना बता दिया। अभी उसे सब कुछ बताकर उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, पहले उसे तैयार होने देते हैं। हमें उसे टाइम देना होगा। माया मुस्कुराई और फिर कहा, मुझे पता है तुम्हारा स्टूडेंट बनकर वो अर्जुन अपना युद्ध तो जीतेगा ही। धर्म और माया दोनों मुस्कुरा उठे। सारी चीजें लेकर विहान जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी से निकल आया। वो वहां से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी जेब में हाथ डालकर पैसों को कस के पकड़कर कुछ सोचने लगा। 20 रुपए, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं जेब में रखने के लिए, कहीं किसी ने मुझे लूट लिया तो? ये सोचते हुए उसे एक घबराहट सी हुई। वो भागकर घर जाकर पैसे छुपाने ही वाला था, तभी उसे याद आया, कैप्टन धर्म ने साफ कहा था छड़ी खरीद लेना। ये सोचते ही विहान को सामने एक बोर्ड दिखा, फैंसी स्टोर। विहान ने देखा कि वो दुकान बहुत बड़ी और शानदार दिख रही थी। हल्की घबराहट के साथ वो अंदर आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर करीनी से सजे कोट, शर्ट, पैंट, सूट और टाई चमक रही थी। एक बड़ी कांच की अलमारी में महंगे चमड़े के शूज और बूट्स रखे थे। तभी एक तीखी आवाज ने उसे चौंका दिया, जो अंग्रेजी लहजे में थी, कुछ खरीदोगे भी या बस यहाँ की हवा खाने आए हो? विहान चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा आदमी जो उस दुकान का मालिक था, आंखों में तिरस्कार लिए उसे घूर रहा था। देख क्या रहा है, जेब में कुछ पैसे भी हैं कि नहीं? वो अकेला नहीं था जो विहान को इस तरह देख रहा था। दुकान के बाकी एम्प्लॉय और 2-3 अमीर कस्टमर भी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो गलती से अंदर आ गया हो। दुकान के मालिक ने फिर से कड़ी आवाज में कहा, तुम जैसे लोग फुटपाथ के ही सामान खरीदो, वहीं ठीक लगते हो। यहाँ की चीजें तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। विहान की आंखें लाल हो गई, कलेजा कसकर रह गया। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन कदम नहीं हिलाए। उसका हाथ धीरे से पैंट की जेब में गया और उसे रिवॉल्वर का ट्रिगर महसूस हुआ। वो मन ही मन फुफकारा, अब और नहीं, ये आखिरी बार है जब किसी ने मुझे नीचा दिखाया। विहान की उंगलियां रिवॉल्वर पर कसती जा रही थी। दुकान का मालिक अब भी बोले जा रहा था। विहान अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और सीधे दुकान के मालिक के सर पर निशाना लगा लिया। तभी एक एम्प्लॉय की नजर विहान पर गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाता, इससे पहले गोली चल चुकी थी। क्या विहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया था? क्या धर्म के संगठन को ज्वाइन कर विहान किसी मुसीबत में फंस जाएगा? क्या होगा जब ये सच्चाई मेघा को पता चलेगी? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।